ट्रेड इन कॉमर्स इन इंडिया का तात्पर्य है कि प्राचीन भारत में प्राचीन काल में किस तरह भारत का वैदेशिक संबंध किन किन देशों से था और उसमें जो उनका वैदेशिक संबंध था उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था, ठीक है, वह किस तरफ होता था। दूसरी बात, उनमें जो व्यापार वाणिज्य था उस व्यापार वाणिज्य में किन किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात निर्यात होता था और ये मुख्यतः किन देशों के माध्यम से किया जाता था। तो सबसे पहले हम इनमें चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यद्यप सबसे पहले, ठीक है, हम हड़प्पा काल देखते हैं। अगर देखा जाए तो प्रारंभिक रूप से व्यापार वाणिज्य किसी भी सभ्यता संस्कृति का मुख्य आधार होता है। उसके आर्थिक स्थिति, उसकी आर्थिक जीवन रेखा का आधार होता है। इस व्यापार वाणिज्य में मुख्यतः स्थलीय मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर भारत का अनेक देशों से अलग अलग समय पे महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध रहे हैं। इनमें प्रायः भारत का जो संपर्क था वो मुख्यतः दो रास्तों से ज़्यादातर था। एक तो अरब सागरीय क्षेत्र से, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से। इसके बाद स्थलीय मार्गों में भी अनेक मार्ग हैं जिनसे इनका व्यापार समुन्नत होता था या चलता था। जहाँ तक स्रोत की बात अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले जो प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के रूप में स्थापित हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता के काल से ही पहली बार व्यापार वाणिज्य क्रमिक रूप से चलता है। यद्यप हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है या नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि बाइलिंगुअल या द्विभाषी नहीं है। तो द्विभाषी न होने के कारण जब पढ़ा नहीं गया है तो अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में समुचित जानकारी नहीं मिल पाई। तथापि हड़प्पा सामग्री की प्राप्त भौतिक वस्तुओं आदि के आधार पे और ख़ासकर मेसोपोटामिया, सुमेरियाई सभ्यता जिसे वर्तमान में इराक, यहाँ के स्थलों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पे हम कमोबेश आधार या कमोबेश हम एक एंटीसिपेशन अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का इन क्षेत्रों से एक समुन्नत व्यापारिक संबंध, प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध था और अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात इन क्षेत्रों से किया जाता था। तो जिसमें अनेक क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे दिलमून का कंसर्न यहाँ पर मिलता है, मेलुहा का मिलता है, हाँ, इसी तरह मगन का मिलता है। तभी हम इनकी चर्चा करेंगे। ये सब महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, जिसमें से दिलमून की पहचान बहरीन से की जाती है, मेलुहा की पहचान आपका ये मोहनजोदाड़ो सिंधु के क्षेत्र से की जाती है, और मगन मतलब होता है मकरान तट, जो सिंधु और बलूचिस्तान का जो आपका कोस्टल रीजन है इसको कहते हैं मकरान तट। तो यहाँ से भी व्यापार वाणिज्य का होता था। इसके बाद में अगर हड़प्पाई सभ्यता की बात देखें तो ईरानी और यूनानी, जब हाका मसीह साम्राज्य का भारत से संपर्क हुआ और यूनानी सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप जब यूनानियों का भारत से संपर्क हुआ, इन दोनों संपर्क के फलस्वरूप कला, साहित्य, संस्कृति के साथ ही साथ व्यापार वाणिज्य में भी दोनों में जो इंटरेक्शन स्थापित हुआ, इसके फलस्वरूप दोनों देश या दोनों क्षेत्रों का व्यापारिक संबंध भी यहाँ पे सुदृढ़ होता है, सॉलिड होता है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास यूनानी और ईरानी दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें ईरानी अभिलेख की चर्चा कर सकते हैं, दारा प्रथम के 3 अभिलेखों की चर्चा कर सकते हैं, और इससे पहले भी जो अन्य अभिलेख हैं, जिसमें से आपका बोगच-कोई का अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का, जो विश्व का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, जिसे ह्यूगो बिलेंकर ने खोजा है ये। और दूसरी बात, इसी तरह आपका गंधार से प्राप्त अभिलेख, और उसके बाद दारा प्रथम के 3 अभिलेख, तो वह बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। इन अभिलेखों में भी दोनों देशों के बीच जो संपर्क आदि का साक्ष्य मिलता है। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके साथ जो व्यापारिक संबंध भी होता होगा, और अनेक अन्य जो यूनानी इतिहासकार बाद में आते हैं, चाहे प्लिनी हो, चाहे टालमी हो, एरियन हो, इनके स्रोतों से भी हमें इस संदर्भ में जानकारी मिलती है। प्लिनी ने बेसिकली नेचुरल हिस्टोरिका में भारत और पश्चिमी देशों, विशेषकर रोम के साथ संबंधों की चर्चा किया।
इसी तरह टॉलमी ने अपनी जियोग्राफिया में इसकी चर्चा किया है, एरियन ने अपने इंडिका में भी इसकी चर्चा किया है। तो अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों से हमारे पास जानकारी मिलती है। एरियन ने उल्लेख किया कि भारतीय सफ़ेद जूते पहनते हैं, इसका उल्लेख करता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो सबसे बड़ा स्रोत है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का सबसे महत्वपूर्ण है कि पेरिप्लस यह है समुद्री यात्राओं का गाइड से कहते हैं, ठीक है, अ गाइड टू ओशियन ट्रेवल्स, जो किसी अज्ञातनामा लेखक के द्वारा लिखा गया है। और यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अरब सागर से लेकर लाल सागर तक के 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। और इससे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है। पश्चिमी देशों के आयात निर्यात की गई वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें मुजरिस, अरिकामेडू, कावेरी पट्टनम, मसूलीपट्टनम आदि की विस्तृत चर्चा होती है। तो इससे हमारे पास अनेक साक्ष्य पेरिप्लस से प्राप्त होते हैं, जो कि इस काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कुल मिलाकर 24 बंदरगाहों की चर्चा है। इसी तरह यूरोपीय यात्री बाद के दौर में, आधुनिक काल में अगर हम जाते हैं, आधुनिक काल में जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो यूरोपीय यात्री आए, चाहे वास्को डी गामा है, चाहे बार्थोलोम्यू डियाज हो, चाहे आपके विलियम हॉकिंस हो, चाहे सर टॉमस रो हो, हाँ, ये जो यात्री बाद में आते हैं, और चाहे उसके आगे चले जाइए तो बर्नियर हुए, मार्को पोलो हुए, अन्य यात्री, इनसे भी हमारे पास जो एक तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी और आधुनिक काल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि किन रास्तों से, किन मार्गों से और किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। इसकी विस्तृत चर्चा आधुनिक काल में प्राप्त होती है। तो हम यहाँ से आधुनिक काल तक देखेंगे ताकि इसका एक समग्र अध्ययन हो सके। पूरी तरह से भारतीय व्यापारिक संबंध प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक कम से कम एक प्राइमा फेसी, एक बर्ड आई व्यू की तरह पता चल सके कि वास्तव में व्यापार वाणिज्य कैसे होता था। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर अभिलेखित स्रोतों की चर्चा करें तो प्राचीन भारत के ऐसे अनेक अभिलेख हैं जिन अभिलेखों में व्यापार वाणिज्य की जानकारी मिलती है, उद्योग धंधों की जानकारी मिलती है, लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे इनमें मंदसौर अभिलेख महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिससे कई बार आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी या तंतुवाय मतलब आपका होता है रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और यह उल्लेख मिलता है कि यह रेशम बुनकर जो श्रेणी थी, यह अपने प्रदेश को छोड़कर गुजरात के लाट प्रदेश में आकर रहने लगी, ठीक है। तो इससे मतलब इनके रेशम बुनकर श्रेणी के माइग्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है, व्यावसायिक संस्थानों के माइग्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात, गुप्त काल के संदर्भ में, व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में भी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और दूसरा, अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख है उसमें एक प्रमुख अभिलेख है आपका इंदौर अभिलेख। इंदौर अभिलेख से जो स्कंदगुप्त के काल का है, इस अभिलेख से तैलिक श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। तो तेलियों की श्रेणी है, और यह इसने क्या किया, इसने एक व्यापारिक समूह के पास कुछ धन अक्षय निधि के रूप में, तो अक्षय निधि का तात्पर्य होता है ऐसा धन जो कभी समाप्त न हो, जिसकी तुलना वर्तमान में हम फिक्स डिपॉजिट से कर सकते हैं। तो अक्षय निधि जमा करता है, और अक्षय निधि जमा करने के साथ, ठीक है, अक्षय निधि जमा करने के साथ इसमें कि उस पे से जो ब्याज मिलता था, उस पे जो ब्याज मिलता है, उसी से सूर्य मंदिर में दीपक जलाने का उल्लेख मिलता है। तो यह महत्वपूर्ण स्रोत है। इंदौर अभिलेख मिलता है। और ये मंदसौर अभिलेख मैंने किसको बताया, ये कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त और उनके अधिकारी बंधुवर्मा, कुमारगुप्त और उनके अधिकारी बंधुवर्मा का है, ठीक है। आगे समझिएगा। फिर ये इंदौर स्कंदगुप्त का है। फिर आगे मथुरा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। मथुरा अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। मथुरा अभिलेख में आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख मिलता है। आपको मिलाने को आएगा,
आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख है, वह है दंतपुर में मिला है। उड़ीसा दंतपुर है, उसको बोलते हैं पलूरा। तो जो उड़ीसा का अभिलेख है दंतपुर अभिलेख, उससे हाथी दांत की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। जो हाथी दांत में मुख्यतः कार्य करते हैं, उससे वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो हाथी दांत की श्रेणी का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? उड़ीसा के पलूरा या दंतपुर। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिएगा। इसी तरह आगे जाइए, उत्तर मेरूर अभिलेख और तिरुवलंगाडु अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख और दंतपुर अभिलेख है, और लोकल अभिलेख है, ठीक है। और इसका यहाँ से हाथी दांत पे काम करने वाले श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर मेरूर अभिलेख और तिरुवलंगाडु अभिलेख जो है, यह चोलों का अभिलेख है, जिसमें स्थानीय सुशासन के बारे में जानकारी मिलता है। और साथ ही साथ इसमें अनेक शिल्प व्यवसाय आदि के बारे में भी जानकारी मिलता है। उनके सिस्टम के बारे में जानकारी मिलता है। उनके अनेक समूहों के बारे में जानकारी मिलता है, जैसे निगम के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। इसी तरह प्राचीन अनेक ग्रंथों में और अभिलेखों में नाना देशी समूह, मतलब जो अनेक देशों में व्यापार वाणिज्य करते हैं, उनको कहा गया है नाना देशी। इन समूहों की चर्चा भी वहाँ पे मिलती है। तो अच्छा, इसी तरह एक दो अन्य स्रोत हैं, जैसे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मुख्यतः 2-3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक तो है आपका महावस्तु और जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है, जबकि महावस्तु में 36 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। और जब ग्रंथ लिखा गया मरणोत्तर काल में मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार की शिल्पियों का उल्लेख है। तो इसका मतलब है शिल्प व्यवसाय की उत्कृष्टता और शिल्प व्यवसाय के विकास के बारे में भी इनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये आपके महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के स्रोत हैं। अगर इनके ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी को देखा जाए कि ऐसे कौन कौन से समूह या संगठन हैं जिनसे जानकारी प्राप्त होती है हमें, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? इसमें देखते हैं कि चूंकि हड़प्पा काल बाइलिंगुअल न होने के कारण पढ़ा नहीं जा सका है, तो हमारे पास कोई लिपिगत जानकारी नहीं प्राप्त हो जाती है। अगर लेखन कला की जानकारी नहीं है, तो हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हड़प्पाई व्यापार व्यवसाय और नगरीय जीवन को देखकर इस बात का सहज अनुमान होता है कि हड़प्पा में व्यापार व्यवसाय समृद्ध होगा। वैसे भी व्यापार व्यवसाय नगरीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो चूँकि हड़प्पा नगरीय सभ्यता है, इसलिए व्यापार वाणिज्य वहाँ मजबूत रहा होगा। यद्यप हम यह नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रमुख समूह रहे होंगे, लेकिन इतना इससे पता होता है कि एक समुन्नत, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड व्यापारी वर्ग वहाँ पे जरूर निवास करता था, ठीक है। वहाँ से देखने के बाद में ऐसा लगता है। लेकिन इसके बाद अगर इसके बाद देखा जाए तो पहली बार जो लिखित सामग्री के रूप में वैदिक काल में जब पहुँचते हैं, तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि 2 महत्वपूर्ण व्यापारिक समूहों की चर्चा होती है। एक है परि और दूसरे हैं ब्रिबु। जो ब्रिबु व्यापारी हैं, इनकी चर्चा वेदों में हो रही है। उनके बाद ब्रिबु ऐसे व्यापारिक समूह हैं जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। ब्रिबु अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि जो परि हैं ये अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। परि जो हैं अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे, ये बहुत ही माइजर होते थे और ब्रिबु बहुत ही दानशील होते थे। तो दोनों याद रखिएगा। मरवा जनजाति का उल्लेख यहाँ मिलता है। यह दक्षिण भारत की संगमकालीन जनजाति है, जिससे क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। मरवा जनजाति में एक प्रथा थी, उसका नाम था बेच्ची प्रथा। यही क्वेश्चन पूछा है, बेच्ची प्रथा क्या है। तो मरवा जनजाति में एक प्रथा है बेच्ची प्रथा। बेच्ची प्रथा में क्या करते थे, एक प्रकार से इसमें ये लोग चोरी डकैती करते थे, ठीक है। तो ये इनका भी एक अलग ही व्यवसाय था। वहाँ के एक प्रकार समझ सकते हैं कि एक चोरी डकैती करने वाला व्यवसायिक समूह था बेच्ची प्रथा। तो पूछेगा बेच्ची प्रथा क्या है, तो एक प्रकार समझिए चोरी डकैती करना बेच्ची प्रथा है। कौन करता था? मरवा जनजाति। कहाँ की है? तमिल प्रदेश की, मतलब संगमकालीन। इसके बाद और देखिए, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में श्रेणी संगठन
पुग और निगम नाना देशी का महत्वपूर्ण उल्लेख किया जा सकता है। श्रेणी शब्द जो है यद्यपि पहली बार ऋग्वेद में आता है, लेकिन वहाँ पे वह व्यापारिक समूह के रूप में नहीं आया है। ठीक है, वहाँ पे व्यापारिक समूह के रूप में नहीं आता है। तो अभी व्यापारिक समूह के रूप में वैदिक काल में श्रेणी संगठन नहीं आता है। श्रेणी संगठन मुख्यतः आपका उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। श्रेणी संगठन एक व्यावसायिक ढांचे के रूप में, एक ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के रूप में इसका जो प्राथमिक उल्लेख होता है, ठीक है, इसका जो प्राथमिक उल्लेख होता है वह उल्लेख आपका समझ लीजिए कि वह उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य में होता है। जहाँ पे देखते होंगे बड़े बड़े श्रेणी के प्रमुखों के कहा गया, कहीं ज्येष्ठक, श्रेष्ठक, हाँ श्रेष्ठी, है ना, कहा गया है श्रेणिक ना। तो जिसमें आप पढ़े होंगे अनाथ पिंडक को देखते हैं, अनाथ पिंडक का इतिहास देखे होंगे। उसी तरह जिसने जेतवन बिहार खरीद के बुद्ध बौद्ध संघ को दे दिया था। इसी तरह दूसरा आप देखते होंगे घोषक को, जिन्होंने घोषता राम बिहार खरीदा था, कौशाम्बी का खरीद के बुद्ध को दे दिया था। इसका उल्लेख मिलता है ना। हाँ, और निष्क का उल्लेख कहाँ मिलता है? निष्क का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन वह भी उल्लेख जो है वह का अभी तक उसमें बड़ा विवाद है। कुछ लोग मानते हैं निष्क जो है सिक्का है, कुछ कहते हैं निष्क कोई आभूषण है। संभवतः माना जाता है कि गले में पहनने वाला संभवतः आभूषण था, सिक्के के रूप में निष्क का प्रयोग भी नहीं हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख लेकिन इसका दोनों में, किसमें? वैदिक हाँ, दोनों बता रहे ना, लेकिन आगे चल के, ठीक है, आगे चल के सिक्के के रूप में बदल गया निष्क शतमान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा सर ऋग्वेद में आ जाएगा। हाँ, प्राथमिक उल्लेख ऋग्वेद, प्राथमिक उल्लेख ऋग्वेद में इसका होता है। लेकिन याद रखिएगा कि वैदिक काल में यह सिक्का नहीं था। ठीक है, निष्क वैदिक काल में सिक्का नहीं था। आगे समझिएगा, अगला देखिएगा। अब मतलब देखिए श्रेणी क्या होते हैं। श्रेणी का मतलब होता है किसी एक शिल्प या व्यवसाय से जुड़े, किसी एक शिल्प या व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के समूह को, ठीक है, श्रेणी कहते हैं। जैसे आपका नाई हो गया, धोबी हो गए, चर्मकार हो गए, कर्मकार हो गए। ठीक है, हाँ, ऐसे जो बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, फॉर्म हैं, उन सबको मिला के एक एक का अलग अलग श्रेणी हो गया। पुग जो है वह कई श्रेणियों के समूह होते शामिल होते हैं पुग में। और निगम मतलब होते हैं कि ऐसी संस्था जो व्यापार वाणिज्य के लिए नियम कानून बनाए, व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए, ठीक है, कार्य करे, उसे कहते हैं निगम। एक प्रकार से जैसे आजकल नगर निगम आप देखते होंगे वैसे ही। नाना देशी का मतलब होता है अनेक देशों में व्यापार करने वाले वर्ग। तो अनेक देशों में व्यापार से जुड़े व्यापारिक वर्ग को कहते हैं नाना देशी। कई देशों में जिनका व्यापार वाणिज्य हो उनको कहते हैं नाना देशी समूह। श्रेणी संगठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, अनेक अभिलेखों में इनकी चर्चा हो रही है। श्रेणियों के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में व्यापार वाणिज्य का मुख्य भार जो था उद्योग धंधा शिल्प का सब श्रेणियों के ऊपर था। श्रेणी जो होते हैं इनको सरकार के द्वारा या तत्कालीन कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा भी इनको पूरी तरह से संरक्षण मिला होता है। ये अपने समूह के लिए अपने नियम कानून बनाते हैं जिसे कहा जाता है श्रेणी धर्म। इन श्रेणियों को न्यायिक अधिकार भी दिया गया। ये अपने समूह के लिए न्याय का कार्य भी करते हैं और इनको जुर्माना लगाने और दंड देने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, दूसरी बात, श्रेणियों की एक अन्य विशेषता थी कि तत्कालीन समय में श्रेणियाँ बैंकों का भी कार्य करती थी। बैंकों का कार्य करती थी। जैसे वर्तमान में अनेक ऐसे व्यवसायिक समूह हैं जिनके अपने अपने बैंक चलते हैं। तो वैसे ही जैसे सहारा बैंक हुआ, हाँ, ऐसे देना बैंक हुआ ना, अलग अलग समूहों के बैंक है। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसे व्यापारिक समूह उस समय भी थे जो बैंकों कार्य करते थे और ये आपसे या तत्कालीन समय में लोगों से अक्षय निधि के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में पैसा जमा करते थे और उस पर उनको कर भी देते थे, जिसका अनेक अभिलेखों में उल्लेख भी मिलता है। दूसरी बात, ये लोग जो फिक्स डिपॉजिट रखते थे उस पर एक निश्चित मात्रा में कर या टैक्स कटौती करते थे और फिर उसको वापस कर देते। श्रेणियों का एक अन्य महत्वपूर्ण काम था कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए ये लोग हुंडी जारी करते थे। ये लोग हुंडी जारी करते थे। पूछता है आपको हुंडी क्या है? हुंडी वर्तमान में चेक की तरह है। हुंडी वर्तमान में चेकबुक की तरह होता है और हुंडी को फारसी में कहते हैं सुफ्ताजा। हुंडी को ये क्वेश्चन पूछ सकता है सुफ्ताजा क्या है?
तो हुंडी को सुफ्ताजा, ठीक, फारसी में हुंडी को कहते हैं सुफ्ताजा। इसका मतलब होता है कि अलग अलग श्रेणी संगठनों के द्वारा तत्कालीन समय में किसी व्यक्ति से पैसा लेने के बाद उसको वह पैसा फिर से अदा करने के लिए, एक निश्चित समय पर अदा करने के लिए ये लोग एक हुंडी या चेक जारी करते थे। हुंडी कर होता था जिसपे इनके व्यावसायिक संगठन का लोगो लगा होता था, इनके अपने ठप्पे मोहर से लगे होते थे, उसमें इनके कोड होते थे जो वही लोग समझ सकते थे। तो व्यापारिक वर्ग जो दूर दूर तक व्यापार करते थे, अपनी सुरक्षा आदि के निमित्त इनके पास निश्चित मात्रा में धन जमा कर देते थे। और मान लीजिए सपोज कि जैसे किसी व्यक्ति को ताम्रलिप्ति बंदरगाह में काम है और उसे जाना है गुजरात से, भड़ौस से, तो वह व्यक्ति मार्ग की असुविधाओं के कारण और असुरक्षा के कारण वह क्या करता था, किसी श्रेणी संगठन के पास अपना निश्चित धन जमा कर देता था और उसके बाद उसे एक हुंडी जारी कर दिया जाता था। वह हुंडी वह लेकर वहाँ जब पहुँचता था ताम्रलिप्ति या पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे जो उसके एजेंट होते थे वे लोग जान जाते थे कि इसमें कितना धन अंकित है, उतना वो अपना कमीशन काटने के बाद उतना उनको वापस कर देते थे। इसके माध्यम से व्यापार वाणिज्य समुन्नत रूप से चलता था। दूसरा कार्य महत्वपूर्ण था, ये जो श्रेणी संगठन थे अनेक प्रकार के सार्वजनिक काम भी करते थे, धार्मिक कार्य भी करते थे, ठीक है। तो ये शिक्षा व्यवस्था का भी कार्य करते थे। तो अलग अलग तरह के मंदिरों को दान देना, स्तूपों को दान देना, चैत्यों के लिए दान देना, बहुत सारे इनके सार्वजनिक काम भी होते थे। इसके बाद श्रेणियों में भी एक अन्य संगठन था जिसे कहा गया सार्थवाह। सार्थवाह जो होते थे ये व्यापारिक समूह होते थे। ये व्यापारिक समूह होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार को देखते थे। और दूसरी बात क्या करते थे, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापारिक काम देखते थे, साथ ही साथ दूसरा कार्य ये करते थे कि ये लोग जो व्यापारिक कारवां जाता था उस कारवां के साथ स्वयं जाते थे और उसके बाद उस कारवां के साथ स्वयं जाते थे और उसके बाद वे लोग क्या करते थे कि वहाँ तक इनको रास्ता दिखाने का कार्य जो अधिकारी करता था उसे कहा जाता है थल नियामक। तो यहाँ पे सार्थवाह मतलब व्यापारिक श्रेणियों का प्रमुख पूछेगा तो सार्थवाह, अगर श्रेणी संगठन का प्रमुख पूछेगा तो ज्येष्ठक या श्रेष्ठक या श्रेष्ठी या महाश्रेष्ठी, ठीक है, उनको कहा गया है। लेकिन व्यापारिक समूह पूछ लेगा तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सार्थवाह। लेकिन इनको रास्ता दिखाने कार्य पूछेगा तो हो जाएगा थल नियामक, ठीक। जैसे कि अगर थोड़ा सा आप मध्यकाल में चलिए, मध्यकाल में देखे होंगे जब अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था चलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था के समय जो नियम कानून पारित किया था उसमें एक नियम था मुल्तानी व्यापारियों के लिए, ठीक है। तो कहा गया था कि मुल्तानी व्यापारियों से उन्होंने कहा था कि इनको अग्रिम धन दिया जाएगा ताकि ये इन लोगों का व्यापार व्यवसाय समुन्नत चले, ये लोग अपना सामग्री पहले से खरीद के लाएं और बेच सके ना। तो उनको संरक्षण देने की बात की गई है राज्य के द्वारा। तो मतलब मुल्तानी व्यापारियों का एक बड़ा समूह उस काल में भी था। अगर थोड़ा सा इसके बाद और आगे आप चलिए तो यहाँ पे जब देखे होंगे कि वास्को डिगामा जब आता है, वास्को डिगामा जब भारत आता है तो वास्को डिगामा साओ गैब्रियल जहाँ से आया था, ठीक है। वास्को डिगामा जब मालाबार क्षेत्र में पहुँचता है, मालाबार तट पे, तो वहाँ पे उसने बताया है कि उस समय वहाँ का जो मुख्यतः व्यापार था उसपे जो चुलिया समूह था वह हावी था, ठीक है। तो चुलिया समूह और मालाबारी समूह की बात करता है, ठीक है। तो मतलब चुलिया भी एक समूह है, हाँ, जो कि प्रमुख रूप से व्यापार वाणिज्य देखता था कहाँ पे, मालाबार तट पे या केरला का तट था वहाँ पे देखता था। इसी तरह आधुनिक भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध के समय या इसके बाद भी अनेक बार आधुनिक भारत में चर्चा होती है जगत सेठ की, जगत सेठ, ठीक है। तो जो प्लासी के युद्ध में था जगत सेठ, उसका नाम था उसका नाम था महताब चंद। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जगत सेठ जान लीजिए व्यावसायिक घरानों की उपाधि होती थी। जगत सेठ किसी का नाम नहीं है बल्कि ये व्यावसायिक घराने की उपाधि होती थी व्यावसायिक वर्गों की, जैसे कि प्राचीन काल में श्रेष्ठी, ज्येष्ठक, हाँ,
और श्रेणिक ये होते थे। तो बंगाल के क्षेत्र में, हाँ, बंगाल के क्षेत्र में होते थे। इनको कहा गया जगत सेठ, मतलब महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति या उद्योगपति, उस काल में कह सकते हैं। ये हो गया। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास तत्कालीन समय में प्राप्त होती है। अगर रूट की बात किया जाए तो तत्कालीन समय में अगर रूट को देखा जाए कि किन किन रूटों से इनका व्यापार व्यवसाय होता था, तो इसमें हम देखते हैं कि तत्कालीन समय में प्राचीन भारत में जो मुख्यतः समूह आपके होते थे, इनमें सबसे ज़्यादा आते थे सबसे पहले उत्तरापथ मार्ग और दूसरा था दक्षिणापथ मार्ग। अब इन दोनों मार्गों के बारे में कहा जाता है कि तत्कालीन समय में जो व्यावसायिक वर्ग थे या व्यापारी वर्ग थे, जो स्थलीय व्यापार करते थे, वह मुख्यतः उत्तरा भारत में उत्तरापथ मार्ग और दक्षिणापथ मार्ग से होता था। यह दोनों जो मार्ग थे, एक मार्ग उत्तर की तरफ जाता था और दूसरा मार्ग दक्षिण की ओर जाता था। इन मार्गों में अगर देखा जाए तो सबसे जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो सबसे मुख्य केंद्र है पश्चिमी घाट पे, तो यह यहाँ पे आपका होता था बेरीराजा या हड़ौच या भृगुकच्छ। यहाँ से जो व्यापारी उत्तर की ओर जाते थे तो यह मार्ग कहलाता था उत्तरापथ मार्ग, और यह मार्ग जाता था यहाँ गुजरात से लेकर पहुँचता था तक्षशिला, मध्य प्रदेश, तक्षशिला पाकिस्तान वर्तमान में, तक्षशिला, और तक्षशिला से पहुँचता था वो बैक्टीरिया मध्य एशियाई क्षेत्र। और उसके बाद दूसरा मार्ग जो आपका मुख्यतः ताम्रलिप्ति से पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से चलता था, यहाँ से भी यह उत्तर की ओर आता था और यहाँ पहुँचता था आपका, फिर पहुँचता था तक्षशिला। तो तक्षशिला सभी का जंक्शन होता था, तक्षशिला सभी का जंक्शन होता था। तक्षशिला से यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ से व्यापारी पहुँचते थे आपके बैक्टीरिया के क्षेत्रों में। बैक्टीरिया के क्षेत्रों में जो मध्य एशियाई व्यापार का मुख्य केंद्र था, कनिष्क के काल में कुषाणों ने इसकी पूरी तरह से अधिकार कर लिया था, हावी हो गए थे। यह जो मार्ग था यह यहाँ से जुड़ा था चाइना से। तो जो चाइना का रूट था इसे कहा गया है रेशम मार्ग या सिल्क रूट। यह सिल्क रूट सेरी नामक स्थान से चलता था, सिल्क रूट सेरी नामक स्थान से चलता है, सेरी, ये सेरी नामक स्थान से चलता है और यहाँ से पहुँचता है बैक्टीरिया। दूसरी बात देखिए, एक रूट और यहाँ से यह चाइना से ताम्रलिप्ति भी आता था, एक मार्ग जिसका चाइना से ताम्रलिप्ति भी आता था, और दूसरा रूट ये जाता था आपका यहाँ पे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मुख्य जंक्शन था, यहाँ से भारतीय व्यापारी भी पहुँचते थे और मध्य एशियाई व्यापारी आते थे। ये सभी व्यापारी फिर आगे चल के भूमध्य सागर की तरफ बढ़ के पहुँच जाते थे रोम तक, भूमध्य सागर पहुँच के रोम तक पहुँच जाते थे। तो इस मार्ग का भी सबसे ज़्यादा प्रयोग व्यापार वाणिज्य के लिए उस समय किया जाता था। दूसरा था दक्षिणापथ मार्ग, जो एक तरफ यहाँ से बंगाल से और दूसरी तरफ गुजरात से चलता था। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय भारत तक, पेनिनसुलर इंडिया तक पहुँचता था और इसके माध्यम से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में व्यापार वाणिज्य होता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो NBPW हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उनका भी व्यापार वाणिज्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विस्तृत रूप से होता है। जो क्योंकि कैसे पता चलता है कि बहुत सारे NBP के साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों से भी प्राप्त होने लगते हैं, जिनसे पता चलता है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा देखिए, अगर इसी तरह अगर समुद्री मार्गों की चर्चा करें, ये तो स्थलीय मार्ग प्रमुख रूप से हैं, समुद्री मार्गों की अगर चर्चा करें, अच्छा एक चीज़ देखिए, हड़प्पा काल में अगर देखेंगे तो हड़प्पा काल में यहाँ से जो हड़प्पा काल का मुख्यतः विस्तार हमने चर्चा किया था, उत्तर में आपका चेनाब नदी के पास मांडा, मतलब जम्मू कश्मीर का बेल्ट समझिए, और यहाँ से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बेल्ट आलमगीरपुर, यहाँ से आपका दाइमाबाद महाराष्ट्र और भगवत राव बेसिकली गुजरात, और इसके बाद इधर आ जाइए बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान का बेल्ट। यहीं तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। ये लोग भी मुख्यतः जो अपना व्यापार वाणिज्य पश्चिमी देशों से करते थे, और मध्य एशियाई देशों में ये लोग दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान तक व्यापार करते थे। ठीक है, मध्य एशियाई बेल्ट में हड़प्पा वाले दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान तक व्यापार करते थे, आगे तक नहीं।
ठीक है, जो मध्य एशिया का बेल्ट है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो उसमें जानते रहिए कि ये लोग दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान से व्यापार करते थे। यह जो व्यापारिक मार्ग है, इन व्यापारिक मार्ग में मुख्यतः इसमें एक तो कुछ केंद्र इनका स्थल से आता था और कुछ इनका केंद्र जो था या रास्ता जो था वह आपका जल मार्ग के माध्यम से, समुद्री मार्ग से होता था। तत्कालीन समय में अगर देखा जाए तो उस समय मुख्यतः जो हड़प्पा वाले अपना व्यापार वाणिज्य करते थे, वो करते थे जो इसके प्रमुख केंद्र हैं। अब हम लोग केंद्र की चर्चा करते हैं। व्यापारिक केंद्रों के संदर्भ में सबसे पहले हड़प्पा काल से लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा काल के जो सामग्रियां इंटरचेंज हुई हैं एक दूसरे वंशों से या एक दूसरे साम्राज्यों से, इससे पता चलता है कि उनसे इनका व्यापारिक संबंध था। इस व्यापारिक संबंध में हड़प्पा वालों का जो व्यापार होता था वो मुख्यतः आपका ईरान से, ईरान, अफगानिस्तान, उसके बाद इधर आ जाइए मध्य एशियाई की बेल्ट में, और इस साइड में वो लोग आगे पहुंचते थे फारस की खाड़ी को क्रॉस कर, ठीक है, फारस की खाड़ी को क्रॉस कर बहरीन, ठीक है, बहरीन, और उसके थोड़ा सा आगे इराक, मतलब मेसोपोटामिया, यहाँ तक उनका व्यापार वाणिज्य होता था। इसमें यहाँ पे सिंध का जो बेल्ट था, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान ले लीजिए, और इसके बाद ये आपका अफगानिस्तान, और ये आपका बेल्ट जो है ईरान, ठीक है। मैप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, मैप मुझे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो अब समझिएगा कि इसका मतलब हो गया कि ये जो बेल्ट है सिंध का क्षेत्र है। सिंध के क्षेत्र में यहाँ पे मुख्यतः जो था वह था आपका मेलुहा, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। मेलुहा की पहचान मोहनजोदड़ो से कहते हैं। तो यहाँ पे उस कारण था, पहला एक हो गया आपका मेलुहा, और यहीं पे जो सिंध और बलूचिस्तान का बेल्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं आप मगन या मकरान तट, इसको कहते हैं मगन या मकरान तट। तो मकरान समुद्र तट है, तो अगला एक ये हो गया, दूसरा हो गया आपका मगन या मकरान समुद्र तट, मकरान तट की चर्चा हो रही है। इसके बाद फारस की खाड़ी में, ठीक है, फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन, जिसको कहा गया है दिलमुन, जिसको कहा गया दिलमुन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये प्रमुख व्यापारिक केंद्रों की चर्चा वहां हो रही है। दिलमुन, तो दिलमुन मतलब पूछेगा तो बहरीन, दिलमुन मतलब बहरीन। इसके नीचे आप आ जाइए, ओमान की खाड़ी है, ठीक है, और इसके भी बगल से आप चले जाएंगे लाल सागर के पास एक प्रमुख बंदरगाह है बर्निस, लाल सागर के पास एक प्रमुख बंदरगाह है, इसका नाम है बर्निस, ठीक है। अब सोचिए, तो मेलुहा, मगन और बहरीन की चर्चा हो रही है। गुजरात के तट पे यहाँ प्रमुख केंद्र है लोथल, ठीक है, गुजरात के प्रमुख केंद्र है आपका लोथल। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र था यहाँ पे। और यहीं पे सिंधु नदी के तट पे एक अन्य केंद्र है, उसका नाम है बारबेरिकम। सिंधु नदी के तट पे यहीं पे एक अन्य केंद्र है, इसका नाम है बारबेरिकम, ठीक है। मोहनजोदाड़ो हमने चर्चा की, जो मेलुहा है या सिंध नदी के केंद्र पर स्थित है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी केंद्र या नगर मुख्यतः समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे बसे हैं, वहां से जली व्यापार भी आराम से हो सकता है, तो व्यापारिक केंद्र हो गए। तो एक तो आपका मोहनजोदड़ो हो गया, मेलुहा जिसकी पहचान है, दूसरा हो गया बारबेरिकम, यह भी सिंधु नदी पे है, तो याद रखिएगा। हाँ, तो अब लोथल हो गया, मगन हो गया, मेलुहा, बारबेरिकम और बहरीन, ये सभी केंद्र जो हैं यह हड़प्पाई सभ्यता से संबंधित हैं। समझ आ रहा है ना? कौन से? बहरीन आपका वहाँ पे है, फारस की खाड़ी में स्थित है खुद, ठीक है।
अब इसे आगे भी समझिएगा। वैदिक काल में आए अगर, तो वैदिक काल में जो पहले चर्चा किया था कि जो वैदिक संस्कृति है वह एक प्रकार से सेमी एग्रीकल्चरल है, अर्ध कृषक व्यवस्था या साम्राज्य है या कह सकते हैं संस्कृति है, और वे बेसिकली पास्टोरल से हैं, मतलब पशुचारण समाज है। तो वैदिक काल जिसमें कहते हैं ऋग वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल में इनका व्यापार वाणिज्य बहुत ज़्यादा नहीं था, यह संस्कृति बहुत ज़्यादा व्यापार वाणिज्य प्रधान नहीं थी। यह मुख्यतः अभी शुरुआती दौर में ग्राम संस्कृति की पोषक थी और यह पूरी परंपरावादिता, रीति रिवाज आदि पे ही आधारित था। तो इसमें व्यापार वाणिज्य बहुत ज़्यादा नहीं होता था, खासकर विदेशों से, वैदेशिक नहीं होता था। ठीक है, दूसरी बात आइए, अब दूसरा देखते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते, उत्तर वैदिक काल में जब नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। सर मेलुहा को ही बारबेरिका बोलते हैं। कौन सा? नहीं, ये सिंधु नदी की दूसरा है, बारबेरिकम दूसरा है, मेलुहा दूसरा है, लेकिन दोनों सिंधु नदी पे हैं। हाँ, दोनों सिंधु नदी पे हैं। ठीक है, आगे समझिए। उत्तर वैदिक काल के साक्ष्यों में, जब उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे फिर से बढ़ने लगे, जिसकी पुष्टि जातक ग्रंथों में, महावस्तु में आदि ग्रंथों में हो रही है। आगे चल के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बड़े बड़े नगरों और साम्राज्यों की जब स्थापना हो गई तो उस क्रम में बड़े बड़े नगर, शिल्प, व्यवसाय, उद्योग आदि की स्थापना हुई। मौद्रिक अर्थव्यवस्था पहली बार आई, तो बार्टर सिस्टम के स्थान पे मुद्रा का चलन शुरू हुआ। तो जो आपका करेंसी एक्सचेंज मोड की शुरुआत होती है उससे व्यापार वाणिज्य में तीव्रता आती है। ठीक है, हाँ, तो और इस समय तक फिर से भारत का वैदेशिक संबंध मजबूत होने लगा। मौर्य काल में यह वैदेशिक संबंध बहुत तेजी से बढ़ा और मौर्योत्तर काल तक आते आते, ठीक है, मौर्योत्तर, जैसे क्योंकि आपने देखा होगा कौटिल्य ने खुद, मैंने चर्चा किया था कि जहाँ ऐसे स्थान जो समुद्र मार्गों से जाते हैं, समुद्र या नदियों के किनारे से जाते हैं, उनको कहा गया है आपका शयान पथ। शयान पथ का मतलब होता है समुद्री मार्ग। ठीक है, उनकी चर्चा करता है। उसी के साथ साथ एक स्थान की चर्चा करता है प्रवहण, कहता है प्रवहण। तो प्रवहण का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ जहाज आते जाते हों। ठीक है, जहाँ जहाज आते जाते हों उनकी चर्चा करता है प्रवहण। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे विदेशी व्यापार या जो समुद्री व्यापार भी काफ़ी समुन्नत था। और इस समय तक नौसेना का भी उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, नौसेना का भी उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। इससे भी पता चलता है कि नौसेना भले ही ज़्यादातर इसका नियोजन, इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा युद्ध में भले न होता हो, लेकिन रसद आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति और चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो व्यापार वाणिज्य के भी एक प्रमुख माध्यम हो सकते हैं। इसके बाद मौर्योत्तर काल में अनेक ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे हमें विदेशी व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और यह व्यापार मौर्योत्तर काल फिर गुप्त काल तक लगातार आगे बढ़ता रहता है। यह व्यापार मुख्यतः पश्चिम में ईरान, उसके बाद ओमान की खाड़ी, लाल सागर, उसके पास बर्निस, वहाँ से आगे बढ़ता है। और उसके बाद फिर मेसोपोटामिया, इराक, इसके बाद फिर इधर से आ जाइए अफगानिस्तान, और उसके बाद मध्य एशियाई बेल्ट में, और फिर आगे चल के रोम तक मुख्यतः इनका व्यापार हो रहा है। ठीक है, जो समुन्नत मात्रा में व्यापक अर्थ में हो रहा है। अगर यह पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्रों में इनका यह व्यापार एक तो चाइना से यहाँ से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला व्यापार इनका इन देशों से जो आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जैसे आपका है जावा है, सुमात्रा है, मलाया है, इंडोनेशियाई द्वीप समूह है, ठीक है, थाईलैंड है, बर्मा है, इनसे इनका व्यापार वाणिज्य इधर हो रहा है। इनमें से अनेक बंदरगाहों की विस्तृत चर्चा जो है वह समकालीन और उत्तरवर्ती स्रोतों में हो रही है, खासकर यूनानी दृष्टांतों में हमें इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब इनमें से अगर देखा जाए तो
विदेशों से जो व्यापार वाणिज्य इस काल में हुआ उनमें कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों की सबसे विस्तृत चर्चा पेरिप्लस ऑफ एथेंस में हो रही है। पेरिप्लस ऑफ एथेंस में 24 बंदरगाहों की चर्चा है जो अरब सागर से लेकर लाल सागर तक के केंद्र में है। तो ये आपका बेल्ट है अरब सागर का क्षेत्र, ये आपका अरब सागर का बेल्ट है, और ये आपका जो बेल्ट है ये आपका एथेंस मतलब हिंद महासागर है, और उधर आपका बंगाल की खाड़ी है। इन केंद्रों में इनमें जो मुख्यतः व्यापार हुआ, यह व्यापारिक क्षेत्र या व्यापारिक जो महत्वपूर्ण केंद्र थे उन केंद्रों को हम इस तरह देख सकते हैं कि काठियावाड़ तट से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, यह आपका है पश्चिमी घाट, इसका विकास हो रहा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट काठियावाड़ तट से लेकर मतलब गुजरात से लेकर कन्याकुमारी केप कमोरिन तक इसका विकास होता है। लगभग 1600 किलोमीटर का रेंज है, जिसमें मुख्यतः जो पर्वत समूह है वह है सह्याद्री पर्वत, ठीक है, सह्याद्री पर्वत समूह है, इसीलिए इसका नाम है सह्याद्री, इसको सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री जो है यह मुंबई के कुदाई बारी दर्रा से लेकर कन्याकुमारी तक है, जिसमें थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट जो हैं क्रमिक रूप से आगे आते हैं। और जो आपका थाल घाट का बेल्ट है यहीं से मुंबई और आगरा मार्ग जाता है वर्तमान में, मुंबई और आगरा। और जो पश्चिमी घाट है यह जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यह बायोडाइवर्सिटी में विश्व में 8वें स्थान पे है। बायोडाइवर्सिटी में जो पश्चिमी घाट है आपका वेस्टर्न कोस्टल, यह विश्व में 8वें स्थान पे आता है। इसे 2012 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, 2012 में यूनेस्को ने घोषित किया है। अगर तटीय विस्तार देखा जाए, ठीक है, तटीय विस्तार को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आपका आता है काठियावाड़ तट। तो पहले हो गया आपका काठियावाड़ तट काठियावाड़ तट के बाद, ठीक है, काठियावाड़ तट के बाद अगला आता है आपका कोंकण तट, जिसका विकास महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक होता है। महाराष्ट्र से गोवा तक इसका विकास हो रहा है। ये दूसरा आपका हो गया कोंकण तट। कोंकण तट, और इसके बाद तीसरा जो इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र है वह है मालाबार तट, जो आपके एकदम निचले में पड़ता है केरल में, ठीक, केरल। ठीक, केरल, ये आपका हो गया तीसरा मालाबार तट। मालाबार तट व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से ये तीनों तट महत्वपूर्ण थे, लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण था वह था आपका काठियावाड़ तट और मालाबार तट, ठीक है, ये दोनों तट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनमें अनेक कालों में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाहों का विकास हुआ, जिसमें कुछ बंदरगाह संगम काल में या मध्य काल में प्रसिद्ध रहे। प्रायः पूरे भारतीय इतिहास में पश्चिमी घाट में के जो पश्चिम क्षेत्र के प्रमुख बंदरगाह हैं वे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहा है वह बंदरगाह आपका है गुजरात में स्थित भड़ौच या बेरीगाजा, ठीक है, भड़ौच या बेरीगाजा। तो अब आपका पहला यहाँ पे जो स्थित है बंदरगाह यह है, एक का लिख सकते हैं आप, भड़ौच या बेरीगाजा या भृगुकच्छ। यह नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है भड़ौच या बेरीगाजा, और यह पूरे भारतीय इतिहास में पश्चिम का सबसे प्रसिद्ध प्रमुख बंदरगाह है।
पूरे भारतीय इतिहास में जब भी पूछे, चाहे मौर्य काल पूछे, चाहे मौर्योत्तर काल पूछे, चाहे आपका यह गुप्त काल पूछे, ठीक है, यह हर काल में प्रमुख केंद्र रहा है। इसके बाद खास मध्यकाल में भी आएंगे तभी प्रमुख केंद्र है, और आज भी यह प्रमुख केंद्र है जहाँ पे कांडला, ठीक है, हाँ, मुख्यतः यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह है। तो ठीक है, अब दूसरा समझिएगा। दूसरा जो प्रमुख बंदरगाह है वह है महाराष्ट्र में वर्तमान स्थित 2 बंदरगाह हैं। एक तो कल्याण प्राचीन काल में बहुत, और दूसरा है सोपारा। तो ये दोनों बंदरगाह हैं, एक है आपका कल्याण और दूसरा सोपारा। सोपारा से आप पढ़े होंगे, सोपारा से अशोक के अभिलेख मिलते हैं, सोपारा से अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये हो गया। कर्नाटक में जो प्रमुख बंदरगाह है वह है बैजयंती। कर्नाटक में प्रमुख बंदरगाह है बैजयंती। यह आपका है बैजयंती, कर्नाटक का बंदरगाह है। इसके बाद सेमिला कहाँ का है? सेमिला सेमिला है कि सेमिला, अभी आगे चलते हैं, अभी हो सकता है इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मालाबार तक के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वे बंदरगाह सबसे प्रमुख हैं। इसमें आता है पहला मुजरिस। ये सब मुख्यतः चेरों के बंदरगाह हैं। मौर्योत्तर काल में संगमकालीन जो साम्राज्य था चेर वंश का, उसके हैं मुजरिस। मुजरिस का एक अन्य नाम है क्रगनौर, क्रगनौर, ठीक है, क्रगनौर। मुजरिस बंदरगाह तो एक आपका हो गया यहाँ पे मुजरिस। मुजरिस के का मुख्यतः सबसे प्रमुख योगदान इस बात का है कि एक तो जो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट पे स्थित यह सबसे प्रमुख बंदरगाह है। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट पे स्थित, ठीक है। जब पूछेगा पेनिनसुलर इंडिया, तब जब प्रायद्वीपीय भारत पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपका मुजरिस, और अगर पश्चिमी घाट पूछेगा, पश्चिमी तट पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपका फिर गुजरात का भड़ौच, ठीक। यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत का या दक्षिण भारतीय पूछ ले तब भी आंसर हो जाएगा आपका मुजरिस। मुजरिस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशों से व्यापार होता था, और यहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता था काली मिर्च का। इसीलिए इसे काली मिर्च का बंदरगाह कहते हैं, इसीलिए इसे काली मिर्च का बंदरगाह कहते हैं। तो इसका एक नाम है काली मिर्च का बंदरगाह, काली मिर्च का बंदरगाह। काली मिर्च को यवन प्रिय कहते हैं, यूनानी यूरोपीय कहते थे इसको काली मिर्च कहते हैं, यवन प्रिय। तो पूछेगा यवन प्रिय क्या है, तो यवन प्रिय का मतलब हो गया काली मिर्च, यवन प्रिय, ठीक। और यवनिका का मतलब हो गया पर्दा, याद रखिएगा। देखे होंगे हिंद यवन जो पढ़े आप पढ़ाए थे, आपको बताए थे प्रोसेनियम, चर्चा किए थे। प्रोसेनियम मतलब होता है कि जो रंगमंच पे जिन पर्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक सीन के बाद दूसरे सीन लाने के लिए जो पर्दे लगाए जाते थे उसे कहते हैं प्रोसेनियम। इसका सबसे पहली बार, ठीक है, भारत में प्रचलन हिंद यवन शासकों के दिन है। प्रोसेनियम याद रखिएगा, तो प्रोसेनियम पर्दा अलग है, यवन प्रिय अलग है, यवन क्या अलग है। जो खासकर रोमन और पश्चिमी देश थे, ये देश ठंड प्रदेशों के थे। इन देशों में क्या था कि ये लोग मुख्यतः बहुत ज़्यादा मांसाहारी होते थे। तो मांसाहारी होते थे, इसलिए क्या कहते थे कि ये लोग भारत के मसालों का सबसे ज़्यादा इनका डिमांड होता था। तो इनसे सबसे ज़्यादा मसाला, ठीक है, मसाला रहता था। तो इसीलिए ये समझिए ये मसाला बंदरगाह के रूप में फेमस हो गए। और सबसे ज़्यादा मसालों में क्या लेते थे, काली मिर्च का, क्योंकि काली मिर्च को जो मीट मांस होता था उसको प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए ये लोग मांस का लेप लगा के, ठीक है, मांस पे काली मिर्च का लेप लगा के रखते थे, जो काफ़ी दिनों तक वह क्या करता था, अछूत रहता था, काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व हो जाता था। तो उसके एज ए प्रिजर्वेशन काली मिर्च का प्रयोग ये लोग करते थे। इसके बाद जो अन्य बंदरगाह यहाँ पे है उसमें है आपका यहीं पे फेमस बंदरगाह है चेरों का, तोंडी, बंदर, नवरा, नेलसिडा,
ये मालाबार नहीं है सर? हाँ, सब मालाबार तट के बंदरगाह हैं। वांजी बंदर, और एक है कोडुगलम। कोडुगलम, और एक लिखिएगा वांजी। वांजी, तोंडी बंदर, नौरा, नेलसीडा, वांजी, कोडुगलम, और ठीक है नेलसीडा। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? पहली बात तो ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह चेरो का बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पे स्थित है या नहीं स्थित है? तो मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेंगे। तो बंदरगाह आपको एग्जैक्ट लोकेशन के साथ पता हो कि कहाँ पे कौन बंदरगाह है, ठीक है। जो जिस तट पे होगा उन्हीं देशों से उनका व्यापार वाणिज्य होगा, बेसिकली ज़्यादातर उन्हीं से होता है। तो इस तट के आपके प्रमुख बंदरगाह हो गए। अब यहाँ फिर देखिए केरल का जो बेल्ट है, केरल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे संगम काल में चेरो का राज्य था, और इसी के समानांतर एक अन्य राज्य था पांड्य, और इसी के समानांतर एक राज्य है चोल। जो पांड्य थे ये तमिलनाडु के निचले हिस्से में, मतलब सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, सुदूर दक्षिण एकदम निचले बॉटम लाइन पे, तो वे एकदम दक्षिणी हिस्सा में थे, सुदूर दक्षिण, तो फार ईस्ट, ठीक है। तो ये एकदम फार ईस्ट थे, सुदूर दक्षिण में स्थित थे, और इनका मुख्य केंद्र दक्षिण और पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी जो बेल्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे इनका राज्य था, किसका? पांड्यों का। तो इनके दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक है सालियूर और दूसरा है कोरकई। कोरकई को कहीं कहीं लिखते हैं कोलची या कालची, ठीक है, कोरकई को लिखते हैं कोलची या कालची। जो कालची बंदरगाह है यह मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कालची बंदरगाह मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आएगा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कालची बंदरगाह मोती उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। तो अब फिर समझिएगा, केरल के क्षेत्रों में चेरो ने शासन किया, एकदम सुदूर दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पांड्यों का राज्य था, और तमिलनाडु के पूर्वी हिस्से में चोलों का राज्य था। तमिलनाडु के, ये आपका ये बेल्ट होगा, तो तमिलनाडु के पूर्वी बेल्ट में यहाँ पे चोलों का राज्य था। तो अभी हमने चर्चा किया था, आपका बताया कि ये तो आपका जो है पश्चिमी घाट है। अब पूर्वी घाट देखते हैं। पूर्वी घाट केप कमोरिन से लेकर, ठीक है, केप कमोरिन से लेकर यह मुख्यतः आपका उड़ीसा तट, मतलब आपका उत्कल तट, और उससे आगे बढ़ के समझिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल के तट तक जाता है। तो ये बेसिक रूप से आपका ये तट हो गया, ठीक है, ये तट हो गया आपका पूर्वी तट। एक तो पूर्वी तट हो गया। अब पूर्वी तटों का भी विभाजन 3 भागों में किया गया है, जिसमें से जो तमिलनाडु का बेल्ट है वह आपका है तमिलनाडु तट, ठीक है। अब ये हो गया तमिलनाडु में, तो पहला आपका होगा तमिलनाडु तट। इसके ऊपर आप चलेंगे तो आ जाएगा आपका उत्तरी सरकार, ठीक है। सॉरी, इसके आगे चलेंगे तो पहले तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का जो तट है वो कहलाएगा कोरोमंडल, ठीक है। तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक, यहाँ से ले लीजिए आपका यहाँ तक, तो ये कहलाएगा आपका कोरोमंडल। कोरोमंडल तट याद रखिएगा, कोरोमंडल में तमिलनाडु भी शामिल है। इसलिए शामिल है कि जो कोरोमंडल का तट है यह पहले चोलों के अधीन था। तो चोल जब शासन करते थे तो चोलों के नाम इसको कहते थे चोल मंडल, इसका नाम था चोल मंडल। जब पुर्तगाली यहाँ पे आए तो पुर्तगालियों ने क्या किया, चोल मंडल को उन्होंने कोरोमंडल कहना शुरू कर दिया, और वहीं से चोरों से कोरो हो गया, तो कोरोमंडल के नाम से फेमस हो गया, पुर्तगालियों ने किया। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य हो गया कि तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक का बेल्ट है कोरोमंडल तट, और इस कोरोमंडल तट में जो आंध्र प्रदेश का बेल्ट है
आंध्र से ले लीजिए फिर, तो आंध्र प्रदेश से लेकर जो आपका यहाँ तक है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कहिए आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर तट का जो बेल्ट है वह आपका है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। तो ये हो गया अगला उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और इसके बाद केवल वह तट जो उड़ीसा से संबंधित है वह कहलाया उत्कल तट। ठीक है, उड़ीसा से केवल संबंधित है तो वो हो जाएगा आपका उत्कल तट। तो 4 प्रमुख हैं, एक तो तमिलनाडु तट, दूसरा कोरोमंडल, तीसरा उत्तरी सरकार, ठीक है, या इसको बोलते हैं आंध्र तटीय, और चौथा आपका हो गया उत्कल तट। ठीक है, यहाँ पे 4 तटों का विकास हुआ। अब इसमें आते हैं हम बंदरगाहों की चर्चा करते हैं। प्राचीन काल के कौन से प्रमुख बंदरगाह थे यहाँ पे? जैसा भी मैंने पहले ही चर्चा किया कि ये जो मुख्यतः बंदरगाह हैं इनका मुख्य चर्चा हो रही है कहाँ पे? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में। तो इसमें समझिएगा कि एकदम सुदूर दक्षिण में तो कोरकैया और सालियूर हो गया, इसके ऊपर ये तमिलनाडु तट पे। तो सबसे फेमस बंदरगाह यहाँ पे जो आपका है वह है कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम। तो एक तो बंदरगाह यहाँ पे आपका हो जाएगा कावेरी पट्टनम, एक बंदरगाह आपका हो जाएगा कावेरी पट्टनम। अंदर है सर, हाँ वो अंदर है, अंदर की तरफ है कावेरी पट्टनम। कहाँ पे? मतलब कि समुद्री छोर पे नहीं है? नहीं, समुद्री छोर पे नहीं है। हमने आपको बताया कि भाई कहाँ कहाँ पे स्थित है। आप जानते हैं कि सबका एग्जैक्ट लोकेशन एकदम किनारे नहीं है। ठीक है, तो कुछ थोड़े से अंदर जमीनी क्षेत्र में भी है, जैसे मकरान के जो क्षेत्र है वो सब भी अंदर क्षेत्र है। ठीक है, मेलुहा भी अंदर का क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन आप इससे जानते रहेंगे कि आपको पता है कहाँ पे है। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एक बार आप मैप देखिएगा, समझिएगा। तो एक हो गया आपका कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम को पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में अनेक नामों से संबोधित किया गया है। तो इसे कहा गया है पुहार, या कहा गया है आपका कराईकुल, ठीक है, और या कहा गया है खबरिस। ये कई बार नाम आया हुआ है। कावेरी पट्टनम को कराईकुल या खबरिस, कराईकुल या खबरिस या पुहार कहा जाता है। और ये 100% पूछता है, पुहार भी पूछा है, खबरिस भी पूछा है। तो जानते हैं बंदरगाहों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जो इस तट का मुख्य बंदरगाह है वह बगल में आपका पांडिचेरी, पांडिचेरी पर स्थित है। वह है आपका अरिकामेडु, अरिकामेडु। और अरिकामेडु का नाम दिया गया है पेरिप्लस में पेडोक। ये भी कई बार पूछा गया है। अरिकामेडु का नाम है पेडोक। अरिकामेडु के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अरिकामेडु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ले जेंटिल ने दिया था। अरिकामेडु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ले जेंटिल ने दिया था। अरिकामेडु के बारे में प्रथम जानकारी ले जेंटिल ने दिया था। और इसकी खुदाई बाद में एक्सकवेशन कराया था मार्टिमर व्हीलर ने 1945 में। आंध्र प्रदेश में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख बंदरगाह है वह आपका है मसूलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह है मसूलीपट्टनम। और याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने दक्षिण में अपना पहला जो राज्य जो स्थापित किया था, कोठी स्थापित किया था, वो मसूलीपट्टनम ही है 1911 में। ठीक है, 1911, हाँ सॉरी 1611 में स्थापित किया है। और अगर पूछेगा पूरे भारत में तब भी आंसर मसूलीपट्टनम होगा।
और दक्षिण पूछेगा तब भी, प्रायद्वीपीय पूछेगा तब भी, और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मान लीजिए उत्तर भारत पूछ ले या पश्चिम भारत, तब आपका आंसर हो जाएगा सूरजपुर। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। ठीक है, अगला समझिए, अगला देखिएगा, मसूलीपट्टनम फेमस हो गया। मसूलीपट्टनम के बाद उड़ीसा में जो प्रमुख बंदरगाह है वह आपका है दंतपुर या पलूरा। दंतपुर जो हाथी दांत के लिए फेमस है, मैंने बताया ना, तो वह है दंतपुर। तो उड़ीसा में पड़ता है आपका दंतपुर, एक केंद्र है पलूरा या दंतपुर, जो हाथी दांत की वस्तुओं से, हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। और इसके ऊपर जो है पश्चिम बंगाल में वो सबसे फेमस है आपका ताम्रलिप्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा अगला ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति का एक अन्य नाम है गंग। ताम्रलिप्ति का एक अन्य नाम है गंग। ताम्रलिप्ति का एक अन्य नाम है गंग। आप समझिएगा कि अगर पश्चिमी घाट का सबसे प्रमुख बंदरगाह पूछेगा तो भरौच, पूर्वी घाट का पूछेगा या पूर्वी तट का पूछेगा तो ताम्रलिप्ति। हर काल में, पूरे भारतीय इतिहास के हर काल में बंदरगाह हैं। अगर यही पे मान लीजिए आपको मालाबार तट दिया या प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत पूछ लिया, ठीक है, तब आंसर हो जाएगा इधर मुजरिस, और इधर पूछेगा तो आपका कावेरीपट्टनम, ठीक है, मुख्य बंदरगाह है। और या तो अगर तमिलनाडु तट नहीं दिया तो कावेरीपट्टनम के स्थान पर हो जाएगा अरिकामेडु, और अगर ये भी नहीं है तो हो जाएगा मसूलीपट्टनम। मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है। अब यहाँ समझिएगा, ताम्रलिप्ति से व्यापारी एक तो पहुँच रहे हैं चाइना तरफ, दूसरा बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों से पहुँच रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में। इसके बाद यहाँ से ही व्यापारी आपके उत्तरापथ मार्ग का प्रयोग करते हुए पहुँच रहे हैं तक्षशिला, तक्षशिला से पहुँच रहे हैं बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया से मध्य एशिया, मध्य एशिया से आपका पहुँच जा रहे हैं रोम तक। समझ आ रहा है, व्यापार मतलब उसका व्यापार हर जगह से हो रहा है। और भरौच या मालाबार तट का जो बंदरगाह है, इनसे क्या हो रहा है, इनसे भी मालाबार से भी दक्षिण पूर्वी एशिया, उसके बाद पश्चिमी देशों तक व्यापार हो रहा है। और इस यहाँ से मुख्यतः पश्चिमी देशों से व्यापार हो रहा है। तो ये मुख्य व्यापारिक केंद्र है। इनका महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि पहले आयात और निर्यात की सामग्री क्या थी। मुख्यतः भारत वाले क्या मंगाते थे, कई बार पूछा जाता है। तो अब समझिएगा कि जो भारत वाले मुख्यतः बेचते क्या थे, हमने चर्चा किया। सबसे ज़्यादा जो डिमांड था वो मसालों का था। तो गरम मसाला या मसाला कह सकते हैं। तो मसाला, काली मिर्च, ठीक है, अभी आ रहे हैं, काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, तोता, मयूर, बंदर, काली मिर्च, इसका तो मुख्यतः निर्यात हो रहा है। बंदरों का पकड़ लिया था। हाँ, ठीक है, इसका मुख्यतः निर्यात हो रहा है। और आयात क्या कर रहे हैं, आयात मुख्य करते थे सोना, चांदी, घोड़ा, मदिरा, अंजीर, ये शराब के प्रकार हैं ये, ठीक है, और शीशा, इन सब का मुख्यतः आयात होता था। इसके बाद विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है, प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से मिलती है। नेचुरल हिस्ट्री में उसने पहले चर्चा किया था जो 55 करोड़ या कहीं कहीं चर्चा होती है 60 करोड़, ठीक है। तो 55 करोड़ या 60 करोड़ जो सेस्टर्स की बात है वह करता है और कहता है कि भारत से रोम वाले विलासिता की वस्तुएं महंगे दामों पर खरीदते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग चुकाते हैं। इसी कारण हमारा देश जो है गरीब होता जा रहा है। उसकी चर्चा वो करता है और आंसू बहाता है उस पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे समझिएगा कि रोम से जो व्यापार है यह मुख्यतः मौर्य काल में सबसे ज़्यादा रहा। मौर्य काल में जो रोमन व्यापार और भारत का व्यापार चला, इस व्यापार में मुख्य जो केंद्र था आपका एक तो ताम्रलिप्ति और भरौच और मुजरिस, इनका रहा। मौर्योत्तर काल में एक अन्य खासियत रही कि समझिएगा कि रोम में बहुत सारे स्थानों से भारतीय सामग्री प्राप्त हो रही है। और भारत से में मुख्यतः अरिकामेडु से रोमन सामग्री बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है।
जैसे रोमन द्वीप के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, रोमन ग्लासेस प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी तरह रोम से निर्मित अन्य वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अन्य में महत्वपूर्ण जो है, एक तो है जो कुछ पाठ्य परंपरा है, मतलब है कि बर्तन, जिसमें से बार बार चर्चा हो रही है। एक है एरेटाइन, एक है रॉलेटेड, ठीक है, ये दोनों की चर्चा है। और तीसरा है आपका एम्फोरा। एम्फोरा जो है यह 2 हाथों वाला एक मर्तबान होता है, एक ठीक है, जो बेसिकली जिसमें शराब रखते थे मदिरा, तो दोनों 2 हत्थे होते थे उसको उठाने की, जैसे एज अ कप, आजकल जो कप होते हैं IPL के कप हैं वैसे समझिए, वो वही हो गया, ठीक है। ट्रॉफी। एरेटाइन जो था, ये पूछेगा ऐसे, एरेटाइन क्या है? एरेटाइन जो था वह लाल रंग का काचित मृदभांड है, मतलब जिसमें लाल रंग का कांच निर्मित मृदभांड प्रयोग किया गया हो उसको कहते हैं लाल रंग का काचित मृदभांड एरेटाइन। तो एम्फोरा, एरेटाइन और रॉलेटेड, ठीक है। जो रॉलेटेड है, रॉलेटेड मृदभांड है, इसका मतलब है यह काले रंग की पात्र परंपरा है। इसमें काले रंग के अतिरिक्त धूसर रंग, अन्य रंग का भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन मुख्यतः यह काले रंग का बनाया गया है, ठीक है। तो ये 3 मृदभांड महत्वपूर्ण मिल रहे हैं। रोमन शासक ऑगस्टस के काल में, टाइबेरियस के काल में, सीजर के काल में भारत का रोम से व्यापार खूब बढ़ रहा है। रोम में ही एक जगह है लिम्पोपो, वहाँ से भारत माता की मूर्ति मिलती है, जिससे पता चलता है कि रोम में भारत का व्यापार बहुत ही समुन्नत था। अगला समझिएगा। और अगर चाइना के संदर्भ में देखें तो भारत से, देखिए हमने चर्चा किया कि जो भारत से मुख्यतः रेशम की वस्तुएं, कपास निर्मित वस्तुएं बहुत ज़्यादा जाती थी। भारत की जो रेशमी वस्त्र हैं या रेशम की वस्तुएं हैं, जिसमें बार बार चर्चा हो रही है, छौम, कई बार पूछा गया है छौम क्या है, दुकुल, हाँ इसकी चर्चा हो रही है, कौशेय, ठीक है, इसकी चर्चा हो रही है। इसके बाद 2 अन्य हैं, एक है चीनपट और एक है चीनांशुक, चीनी रेशम। तो जो चीन से मंगाया जाता है रेशम उसको कहते हैं चीनांशुक, चीनी रेशम, ठीक है। तो उसके भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो मतलब इनका भी आयात निर्यात दोनों होता था। बहुमूल्य पत्थर का भी तो होता था। हाँ, बहुमूल्य पत्थर भी भारत मंगाए जाते थे। ये हो गया। अगर ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ तक। अगर एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम लोग आधुनिक काल में आए तो आधुनिक काल में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और यूरोपीय कंपनियां भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करती हैं, तो उस अधिकार के बाद देखते हैं कि प्रारंभिक में जो यूरोपीय कंपनियों ने अपनी कोठी बसाई, ठीक है, अपनी जो कोठी बसाई, उन कोठियों का भी केंद्र लगभग यही क्षेत्र रहे हैं, लगभग यही क्षेत्र रहे हैं। इनसे भी पता चलता है कि ये जो क्षेत्र हैं वह व्यापार वाणिज्य के लिए कितना ज़्यादा अनुकूल थे या कितना ज़्यादा रेलेवेंस इनका था। इन क्षेत्रों में समझिएगा, ये भी आपको मिलाने को आता है। ठीक है, इसमें समझिएगा यहाँ पे कि जब यूरोपीय कंपनी आई, जिसमें पुर्तगाल, डच, अंग्रेज आ जाते हैं, इन लोगों ने जो अपना प्रमुख केंद्र बनाया वो कभी कभी मिलाने को आता है, जिसमें से महाराष्ट्र के क्षेत्र में फ्रेंच वालों ने, फ्रांसीसियों ने एक अपना प्रमुख कोठी बनाया, उसका नाम है फोर्ट ऑर्लियांस। आपको मिलाने को आएगा फोर्ट ऑर्लियांस, ठीक। ये पूछेगा किसका है, ये फ्रांसीसियों का है। ये कहाँ पे है, मुंबई में, फ्रांस। और इसके बाद फिर केरल के क्षेत्रों में इनका एक प्रमुख केंद्र था, वो था पुर्तगालियों का, उसका नाम था फोर्ट गिल्डिया, ठीक है। केरल में एक प्रमुख केंद्र है, उसका नाम है फोर्ट गिल्डिया। ये किसका है, फोर्ट गिल्डिया आपका पुर्तगालियों का है, पुर्तगाल, फोर्ट गिल्डिया। तमिलनाडु के बेल्ट में, तमिलनाडु के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण कोठियां बनाई गई अंग्रेजों की। वह था पहला
फोर्ट विलियम वहाँ है भाई, पश्चिम बंगाल में। फोर्ट डेविड, ठीक है, और फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक, फोर्ट डेविड और फोर्ट सेंट जॉर्ज। सर वो जो लिख रहे हैं आप, हाँ। कहाँ पे है? एक बता, गोवा में। तमिलनाडु। फोर्ट विलियम, क्या लिखेगा, पुर्तगाल। ये दोनों तमिलनाडु, दोनों दोनों अंग्रेजों का है। ये जो आप लिखे हैं इधर, ये पुर्तगाल। ये है पुर्तगाल का, ये है आपका कोचीन, ये केरल, केरल में है। ये दोनों जो है, ये दोनों आपके मद्रास के क्षेत्र हैं, ठीक है, तमिलनाडु मद्रास। एक ये दोनों अंग्रेजों के हैं, फोर्ट डेविड और फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये दोनों अंग्रेजों के हैं। आपको ऐसे मिलाने को आएगा। इसके बाद पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का एक प्रमुख कोठी थी, उसका नाम था फोर्ट लुई। तो अभी अगला हो जाएगा आपका फोर्ट लुई, ये है फ्रांसीसियों का। सर जो फोर्ट वो डेविड है वो कहाँ पे है? मद्रास, दोनों दोनों हाँ दोनों मद्रास, ठीक है। फोर्ट लुई फ्रांसीसी का है। इसके बाद फोर्ट लुई फ्रांसीसी का है, ये पांडिचेरी में है, ठीक। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में दो प्रमुख हैं, एक आपका है फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम अंग्रेजों का है, फोर्ट विलियम, इसी नाम फोर्ट विलियम जो कॉलेज भी है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि जो फोर्ट लुई कहाँ पे है सर? फोर्ट लुई है आपका पांडिचेरी, ठीक है। फोर्ट विलियम की जो स्थापना हुई है वह अंग्रेज अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए हुआ था, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन बाद में वो नहीं बंद हो गया, बाद में 1802 में बंद हो गया, बेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद एक अन्य प्रमुख केंद्र है फोर्ट गुस्ताउस, ये डचों का है, ये चिनसुरा में है, पश्चिम बंगाल चिनसुरा में फोर्ट गुस्ताउस, फोर्ट गुस्ताउस पश्चिम बंगाल के चिनसुरा में किसका है, डचों का। तो डच को कहते हैं डच या हॉलैंड या कहते हैं नीदरलैंड, ठीक है ना, नीदरलैंड वालों का है, डच, हॉलैंड या नीदरलैंड, सही है ना। ये प्रमुख जो थी, प्रमुख कोठियाँ औपनिवेशिक काल की कोठियाँ हैं, जो जब विदेशी यात्री और विदेशी खासकर पुर्तगाल, फ्रेंच, स्पेन आदि आते हैं, इन लोगों ने भारत में व्यापारिक कोठी के रूप में इनकी स्थापना किया और यहाँ से अपना व्यापार वाणिज्य संचालित करती थी। तो इससे आपको एक प्रकार से प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक काल तक के व्यापारिक मार्ग, प्रमुख वस्तुओं के आयात निर्यात, स्थल मार्ग आदि के बारे में जानकारी होती है। सर चिनसुरा में जो फोर्ट कौन सा है सर? गुस्ताटस